हेलो बच्चों, दीक्षा क्लास स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं युधिष्ठिर कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आता हूं, हमेशा की तरह इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्या, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया में लेकर के चलता हूं मैं। पता है आपको कि हम लोग कहां पे जी रहे थे इकोनॉमिक्स की दुनिया में। इकोनॉमिक्स की दुनिया में 10th क्लास के हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर में गोता लगा रहे थे। तो चलिए आज हम फिर उसी की दुनिया में लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह आप लोग कल पढ़ लिए थे। तो आय का चक्रीय प्रवाह आप लोग पढ़ लिए होइएगा। तो आय का चक्रीय प्रवाह किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसको आशा करते हैं कि आपको पूरी तरीके समझ में आया होगा। तो यार समझ में आता है तो आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? एक अच्छा सा प्यारा सा नटखट सा एकदम भोला सा यार कमेंट क्या कीजिए। हाँ, तो आज की क्लास क्या चीज में होने वाली है वो हम देख लेते हैं। आज जो हम आप लोग लेकर चलने वाले हैं वो हम एक बात बताइए कि देखिए, जैसा कि आपको पिछले क्लास देखी हुई तो उसमें आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की क्या आने वाली है, धारणाएं। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय की धारणाएं के बारे में। तो इसके कितने खंड है, क्या क्या है, तो चलिए हम इसको बांटते हैं। आज की टॉपिक का नाम देते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय आय की धारणाएं। अब ये है क्या राष्ट्रीय आय की धारणाएं? जैसा आप सभी को पता है राष्ट्रीय आय की धारणाएं के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं, उससे पहले एक बात मैं बता देता हूं। राष्ट्रीय आय का वितरण किन आधार पे हम लोगों ने किया था? राष्ट्रीय आय का वितरण किन आधारों पे किया था? तो राष्ट्रीय आय का वितरण हमने किया था क्या, उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के जितने भी साधन थे उस आधार पे हम लोगों ने किया था। तो उत्पादन के साधनों पे, उत्पादन के साधनों पर। अब ये उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? तो उत्पादन के साधन हमारे पास 4 है। इसी पर तो हमने पूरा का पूरा आय का चक्रीय प्रवाह देखा था। यही तो था हमारा उत्पादन का आय का चक्रीय प्रवाह। ये 4 है। तो पहला मैंने आपको बताया था क्या, भूमि। दूसरा हमने आपको बताया था क्या, श्रम। तीसरा हमने बताया था आपको क्या, पूंजी। चौथा हमने बताया था आपको क्या, उद्यम। यही 4 है जो हमारे उत्पादन के क्या है, मूल साधन है, जिस पर कोई भी वस्तु तथा सेवाएं क्या होती है, निर्माण होती है, इन्हीं सब चीजों के मिलने के कारण से। अब आज की क्लास हम लोग को इस पर आधारित है कि आखिरकार राष्ट्रीय आय की जो धारणाएं हैं वो किस पर आधारित है, वो कितने कालखंडों में, मतलब कितने भागों में हम बांट सकते हैं, उसको कैसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं। ये बहुत ही एमवीवीआई टॉपिक है। आपको 10th क्लास में इसमें से क्वेश्चन न आएगा, यह हो नहीं सकता। एमवीवीआई समझ में आ रही बात? एमवीवीआई टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसमें हमारे पास देखिए, अब जितने भी पढ़ाते हैं उसमें से सारे के सारे कुछ ना कुछ कटौती कर लेते हैं। डोंट वरी, मैं कटौती नहीं करूंगा। आपके किताब में जितना दिए हुआ है, जितने प्रकार दिए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रकार को मैं एकदम डिटेल में ऑपरेशन कर करके पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिए। तो इसके अनुसार अगर चले तो आपके बुक में इसके कितने प्रकार दिए हुए हैं, 5 प्रकार दिए होंगे। कितने प्रकार दिए होंगे? 5 प्रकार। 2 प्रकार हमने खींच लिया, 3 प्रकार हमने खींच लिया, 4 प्रकार हमने खींच लिया, तो 5वां क्यों छोड़े? ये हमारा 5वां हो गया। पहला इसमें आप लोग को दिया होगा, वह दिया होगा क्या, कुल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। बतवा इज बरोबर, कुल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। कुल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। आपको जो बोलना है बोल सकते हो। इंग्लिश लिख देते हैं ना तो वही वाला भैया में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, अच्छा, घरेलू उत्पाद, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब ये हमारे पास आ गया, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या लिखेंगे हम लोग? कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या लिख सकते हैं इसके अंदर हम लोग? कुल राष्ट्रीय उत्पाद, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
अगला हमारे पास जो आ जाता है उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। हम क्या लिखेंगे इसको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और चौथा जो हमारे पास आ जाएगा उसका नाम हम लोग देते थे क्या, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसका नाम क्या है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। और पांचवा क्या है, राष्ट्रीय आय। यही हमारे पास, इन सबको हम लोग को बारी बारी से पढ़ना होगा। इसमें आपको 3 मूल रूपेण है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये 3 गो के कंसेप्ट को आप समझ जाइए, ये दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, पुनः हम जब बारी बारी से पढ़ेंगे, इस बात पे आपको अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पुनः हम लोग इस बात को समझते हैं कि राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं को हमने कितने भागों में बांट करके समझा। पहला, कुल राष्ट्रीय या कुल सकल घरेलू उत्पाद। पहला हमारा था क्या, कुल या सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा था हमारे पास कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा था हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास चौथा जो आया कुल राष्ट्रीय उत्पाद, और पांचवा जो आया हमारे पास क्या, शुद्ध राष्ट्रीय आय। आज हम लोग को जितना हो सकता है उतना हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। अब चलिए हम लोग पुनः इसको हम अब एक एक करके सबको लेते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बउआ, याद रखिएगा। तो पहला नंबर पॉइंट में हम लोगों ने देखा था क्या, पहला नंबर पॉइंट में सकल घरेलू उत्पाद। हमने क्या लिखा था, सकल घरेलू उत्पाद। अच्छा से मेटाइबे नहीं करता है, का कहे हम बबुआ तुमको, देखो। हाँ, अब लगता है तनकाले अच्छा से हो गया। तो पहला नंबर पॉइंट हम लोग जो लेते हैं, इसका हम लिखते हैं क्या, 1 नंबर। 1 नंबर में जो लिखेंगे उसका नाम हम लोग देते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यह हमेशा याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीडीपी। यही है जीडीपी। तो ध्यान दीजिए, जीडीपी क्या होता है। तो किसी भी देश में हम जो भी निर्माण करते हैं, एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में हमने जिस भी वस्तुओं का निर्माण किया, उस वस्तुओं के अंतिम मूल्य जो होता है वही उस देश का क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। वही उस देश का क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। पहले इस पॉइंट को लिखते हैं, इसके पॉइंट को लिख करके तब समझेंगे। ये किसी भी देश के भौगोलिक सीमाओं को लिखिए, इसको, ये किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
ध्यान दीजिए, हम ये क्या लिखे हैं इस बात को समझना होगा। देखिए हमने लिखा ये किसी भी देश के भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या है, मौद्रिक मूल्य है। ये बात समझिए कि ये है क्या। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि कोई भी एक देश है, उसका जितना दूर तक ले विस्तार है उसमें एक लेखा वर्ष में, एक लेखा वर्ष आपको भी पता है कितना, एक लेखा वर्ष बराबर आपको लिखा हुए हैं हम लोग, एक लेखा वर्ष बराबर कितना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ये हमारा एक लेखा वर्ष। मतलब एक लेखा वर्ष में उत्पादित जितने ही वस्तु है उसका जो हमारा अंतिम मूल्य होगा, वही अंतिम मूल्य जो मौद्रिक मूल्य आया हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जीडीपी, जीडीपी मैंने बताया किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी मैंने अपना उत्पादित किया उसका अंतिम मूल्य ही हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। एक बात समझने यहां पर यह जरूरी है कि जीडीपी के अंदर वह कोई भी, जैसे में कोई भी लोग आते हैं, हमारे ही देश के जो लोग थे वो दूसरे देश में जाकर के कमा करके वो पैसा लेकर के आए, वह भी जुटेगा, और दूसरे देश के लोग आकर के यहां पर कमाए वह भी हमारे देश में जुटेगा, वह पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। यही एक बात याद रखना है। अब यह बात क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको जब ही हम जस्ट अगला टॉपिक पर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अगला पॉइंट में हम आपको लिखा देते हैं क्या, इसमें विदेशों में या विदेशों से लिखिए, विदेशों से कमाए गए पैसे भी जुड़ते हैं। यह बात आप लोग इंपॉर्टेंट है, यह बात याद रखिएगा जीडीपी में। अब हम लोग चलिए लिखते हैं क्या, जीएनपी को समझते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट याद रखिएगा। इसमें घरेलू है, तो घरेलू का मतलब क्या हुआ, अपने घर में, घर में कहने का मतलब क्या, जो अपने सीमा के अंदर मैंने बनाया, और अपने सीमा के अंदर जिसको बनाया कहने का मतलब क्या, अपने ही देश में मैंने बनाया। अपने घर में कहने का मतलब अपने देश में बनाया। तो अपने भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो भी वस्तु हमने बनाया उसका अंतिम मूल्य जो हमारा होगा वही उस देश का क्या कहलाएगा, मौद्रिक मूल्य, जीडीपी कहलाएगा। याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जो विदेश में जाकर के हमारे देश के लोग कमा करके आते हैं, हमारे देशवासी कमा करके आते हैं, वो भी इंक्लूड होता है, साथ ही साथ जो विदेशी हमारे यहाँ कमा रहे हैं उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्या, वो है दूसरा, जिसका नाम क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हमने सकल घरेलू उत्पाद देखा, अब हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा नंबर पॉइंट हमारे पास था जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। याद रखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। यह बहुत समझने योग्य है, ध्यान दीजिए। हमने लिखा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए, किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में
एक लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा कि किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर घरेलू था तो अपने घर में, अब ध्यान दीजिए यहां पर राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय घरेलू वाला में क्या कर रहे थे? जो विदेशी कमा रहा था से हो, हमर वाला जो बाहर में जाके कमा के ला रहा था से हो, उसको जोड़ रहे थे, दोनों उसमें इंक्लूड था। लेकिन इस वाले में जो होता है, इस वाले में हम सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करते हैं? तो इस वाले में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अपन राष्ट्र की बात आ रही है, अब राष्ट्रीयता की बात आ रही है, तो राष्ट्रीयता की जब बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देशवासी कमा रहे हैं उसी को ऐड करेंगे। अब जो हमारे देश में विदेशी आकर के कमाए और वह ले करके चले गए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वह मूल्य हमारा क्या कहलाएगा? वही तो हमारा क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। मैंने लिखा किसी भी देश में एक लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, हमने एक लेखा वर्ष की बात की, एक लेखा वर्ष में जो भी हमने वस्तु तक उत्पादन कर दिया उसके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यह हमारा हो गया। अब इसी का दूसरा परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं जो बड़ी आसान भाषा में तैयार हुआ है। ये टेक्निकल है, उतनका ले आसान भाषा में आपको लिखाते हैं ताकि वो आपको समझ में आ जाएगा। और समझने के लिए हम ऐसा बात नहीं कि परिभाषा आप एग्जाम में ना लिख सकते हैं ना, आप आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं उस परिभाषा को भी। तो वह परिभाषा हुआ एक वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम रूप में उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य को हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा? एक वर्ष में, मतलब वही लेखा वर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का हमने क्या किया है? निर्माण किया है, लेकिन वो अंतिम रूप में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप में उत्पादन किया है उसके बाजार मूल्य पर, उसके बाजार मूल्य पर हमारा जो मौद्रिक मूल्य प्राप्त होता है वही हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ध्यान दीजिए,
अंतिम रूप कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए इस टी शर्ट का निर्माण हुआ होगा, इस टी शर्ट के निर्माण में क्या लगा होगा? सबसे पहले जो धागा होगा लगा होगा, धागा के लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, जो रुई होगा उसको धागा के निर्माण के लिए लगा होगा। तो उस हम रुई के मौलिक मूल्य का नहीं अपनाएंगे, ये इसका जो लास्ट है, ये जो अब बन गया, क्या दोबारा इससे और कुछ का निर्माण हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पहन करके हम पूर्ण रूप में अपने संतुष्टि कर लेंगे, काम खत्म। तो इसका जो मौद्रिक मूल्य हमारा होगा, इसका जो आय हमारे पास होगा, वह हमारा होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आएगा। मतलब अंतिम मूल्य, अंतिम सामान हमारे पास यह है, इसके बाद इससे और कोई चीज का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन इससे पहले जो धागा था तो हम कुछ और भी बना सकते थे कि नहीं थे? तो वो अंतिम सामान हमारा नहीं कहलाएगा, वह उसमें नहीं रखा, तो उसका मूल्य इसमें ऐड नहीं होगा, यह भी बात समझिएगा। और दूसरा एक और चीज कि अगर हाई लेवल पे पहुंचेगा तो हाई लेवल में आपको जो हम पढ़ाए हैं अभी शुरू में वो बात होगा कि देखिए इसमें क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, कि दो विदेशी जो होते हैं उनका यहाँ पे होता है, तो वो आपको 12th क्लास में स्पेशली पढ़ना है, या आप लोग एग्जाम देते ना तो उसमें आप लोग को पढ़ना रहता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। अगला हम आपको लिखाते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये हमारा हो जाएगा जीएनपी और ये हमारा हो गया क्या? जीडीपी। एक काम करते हैं, पहले जीडीपी और जीएनपी दोनों को हम लोग लिखते हैं और इसके परिभाषा में अंतर को समझते हैं। चलिए हम इधर जीडीपी लिखते हैं, अब इधर जीएनपी लिखते हैं, पुनः इस बात को समझते हैं। तो इसका परिभाषा हमने लिखा था, ये किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, ये किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखावर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। अब इसका परिभाषा हम लिख करके समझते हैं। किसी भी देश में एक लेखावर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने इसमें क्या लिखा है कि किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर, ये बात याद कर लीजिए, भौगोलिक सीमा के अंदर एक लेखावर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं, जो मेरा अंतिम वस्तु है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। इसमें मैंने लिखा किसी भी देश में एक लेखावर्ष में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, हमने क्या मिला? उत्पादन होता है,
वही उनके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद करते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, उस सामान का उत्पादन हुआ वहीं तक सीमित है बेचारा, लास्ट हो गया। यह बेचारा क्या कर रहा है, उत्पादित अंतिम वस्तु जो उनके पास उपस्थित है उसके सेवाओं मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। और इसमें जो स्पेशल हम लोग को एक्स्ट्रा जो परिभाषा आपको लिखाते वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया है उसके लिए आप। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला हम लोग समझते हैं क्या, शुद्ध घरेलू शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या समझेंगे हम लोग, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। गलती लिख दी है हम, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP। अब यह क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वह उत्पाद होता है कि जितने भी हमने सकल घरेलू उत्पाद में या राष्ट्रीय उत्पाद में हमने जितने भी चीज का निर्माण किया, क्या उस सब निर्माण में सिर्फ और सिर्फ खाली निर्माण हुआ, उसमें किसी भी चीज का ह्रास नहीं हुआ, उसमें किसी न किसी चीज का ह्रास हुआ। मान लीजिए हम अपना कपड़े फैक्ट्री की बात करते हैं, तो उस कपड़ा फैक्ट्री में जब गए होंगे तो मशीन चला होगा, तो मशीन में हमने कुछ न कुछ खराबी होगा तो हमको कुछ न कुछ पैसा लगा होगा, मजदूर लगा होगा, उस समय भी हमने कुछ व्यय किया, उसमें भी हमको पैसा लगा होगा। ये सब चीज जो हमको लगा है, उन सब चीजों को अगर हम हटा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। इतने तो अंतर है इसमें, ध्यान दीजिए। जब इसका परिभाषा लिखते हैं, जब सकल या कुल लिख लीजिए, बहुत मस्त रहेगा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम उस उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं पर किए गए खर्च को निकाल लेते हैं तो प्राप्त मूल्य शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। पुनः इस बात को समझिए, हमने क्या लिखा कि जब कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम जिस भी उत्पादित वस्तु सेवा हमने जिस भी चीज का निर्माण किया, उसके निर्माण में हमको जितना लगा था मैं उसको घटा दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। तब हमको जो शोकर मिलेगा, जो शोकर माल हमारे पास प्राप्त होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम जो फैक्ट्री स्थापित किए थे, उसमें हमने जो उत्पादन के चारों साधन लगाया था, वो उत्पादन के चारों साधन पर जाने के बाद हमने जितना खर्चा कर दिया, उस सब चीज में से हम अपने खर्चा जितना किए तो उसको निर्माण करने में उसको घटा देंगे, तब जो हमको शुद्ध प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा।
तो ये हमने फैक्ट्री पर सोचे हैं, आप पूरे देश पर सोचिए एक भौगोलिक सीमा के अंदर। तो पूरे देश में जितना भी चीज का निर्माण हुआ है उसमें जितना लागत लगा है उसको हम अगर घटा देंगे तो प्राप्त हमारा कुल मौद्रिक मूल्य हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपको कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को थोड़ा सा शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है वह भी लिख लीजिए। हम लिखा तो दिए हैं लेकिन लिख लीजिए अलग से, जो इंपॉर्टेंट है पूछ देगा आपसे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद, आप बोलिए दोनों सही है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा, शॉर्टकट में बोले तो जीडीपी। आपसे यही पूछेगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म वो हो गया हमारे पास। उसके बाद हमसे आपसे पूछ देगा क्या, सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शॉर्टकट में बोले तो इसको कहते हैं जीएनपी। याद रखिएगा, समझ में आ रही बात। और शुद्ध वाला जो हम लिख रहे थे उसमें हम लोग लिख देते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। शॉर्टकट में बोले तो एनएनपी। समझ हमारी बात, ये आपका इंपॉर्टेंट था। तो आज की कथा यही पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, बाय।